Dear students of class 12 English literature, we welcome you in our lecture 1 Hindi version lecture, in which we have a topic the song of the free, that is composed by Swami Vivekanand. आज हमारे इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं पोएम नंबर 7 यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री से पोएम जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। इस पोएम की स्टडी करने से पहले, जैसे कि यूपी बोर्ड में बहुत आवश्यकता होती है पोएम के बैकग्राउंड के बारे में जानने की, तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम पोएम के बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा सा सिनॉप्सिस लेंगे पोएम का, ताकि आपको पोएम का जो मेन टेक्स्ट है वो समझना आसान हो जाए। Student, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Please to continue with us. Don't forget to subscribe our channel ORAC classes of English language. और अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं द पोएट्स प्रोफाइल। इस पोएम को लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, और स्वामी विवेकानंद की जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है उसे कौन नहीं जानता, यहाँ से लेकर अमेरिका तक। वह 19वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड से लेकर के 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड तक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लेख और किताबें लिखी हैं। उनका जन्म गुरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट कोलकाता में हुआ। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिनको प्यार से नरेन कहा जाता था। वह एक ट्रेडिशनल बंगाली कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके फादर का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्टूडेंट, जैसा कि उन्होंने बड़ी फ़िलोसफिकल ये पोएम लिखी हैं और उनका वह एक फ़िलोसफी में बिलीव करने वाले भारत के महान फ़िलोसोफर थे। वे बचपन में बहुत नॉटी थे। उनको बहुत गहरी नॉलेज थी ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में, और वह आध्यात्म में बड़ा गहन अध्ययन करके उसके अंदर बहुत गहरा ज्ञान रखते थे। वह एक कलरफुल पर्सनैलिटी वाले, बहुत ही हैंडसम फिगर वाले इंसान थे, और जो भी उनके आकर्षण में आता था कभी ऐसा नहीं हुआ कि उससे अलग हो पाया हो। स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात है इस पोएम की, यह पोएम बहुत ही फ़िलोसॉफिकल पोएम है। ये एक इंस्पायरिंग पोएम है जो प्रेरणा से भरी हुई है और जो रीडर्स हैं उनको प्रेरणा से भर देती है। ये म्यूज़िकल पोएम है और ये क्लियर मैसेज देती है कि इंसान के अंदर ईश्वरीय शक्ति है और इंसान का, मनुष्य का यह कार्य होना चाहिए कि वह किसी भी मिसफॉर्च्यून से ना घबराए और लगातार अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़े। पोएट इसके अंदर ह्यूमन सोल के डिवाइन कैरेक्टर की बात करते हैं और वह बताते हैं कि किस तरह से जो विपत्तियां और परेशानियां और समस्याएं आती हैं उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी भी तरह से उसको कहीं नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर दैवीय तत्व हैं और आत्मा अमर है। तो इसलिए उसको ये पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए कि निश्चित रूप से यदि वह सही रास्ते पर है तो वह ना भटके, उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जितनी भी विपत्तियां आती हैं वह इस मनुष्य को उनसे लड़ना, जूझना, निपटना और उसकी बुद्धिमत्ता को में वृद्धि करना सिखाती हैं, बुद्धिमत्ता में वृद्धि करती हैं। ये सारी योग्यताएं मनुष्य को और ज़्यादा आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। स्टूडेंट्स, अब आइए शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। पहले स्टैंजा में हम देखते हैं, पोएट कहते हैं द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स। एक सर्प जो कि जब घायल किया जाता है तो वह हुड, अपनी जो फन है उसको अनफर्ल्स मीन्स ओपन करता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जब हमारे ऊपर अनायास बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं तो हम जिसको ये पता नहीं होता मनुष्य की बात यहाँ चल रही है या कोई भी प्राणी, तो वह अपनी शक्तियों का वह भरपूर यूज़ करता है जो कि उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने में सहायता देने वाला होता है, जबकि मनुष्य को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर इतनी ऊर्जाएं छिपी हुई हैं। मनुष्य
सभी बातें प्रकृति से सीखता है और प्रकृति सबसे बड़ी टीचर है, सबसे बड़ी गुरु है। और प्रकृति कैसे सिखाती है, स्वामी विवेकानंद इस स्टेंजा में हमारे सामने कुछ ऐसी बातें रखते हैं जो कि हमारे लिए अनुपम प्रेरणा बनती हैं। बताते हैं, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, कोई भी सांप घायल होने के बाद अपने फन को फैलाता है। अर्थात कोई भी सांप जो कि एक बहुत ही पैटी एनिमल है, एक ज़मीन पर रेंगने वाला एक कीड़ा है, वह भी अपनी शक्ति का पूरा जो दर्शन कराता है उस समय जब उसको कष्ट होता है। द फ्लेम स्टिड अप, स्टिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि when you incite something to cause an unpleasant emotion or problem to begin or grow, जब आप किसी को उकसाते हैं, जब आप किसी को कुरेदते हैं और वह चिढ़ करके और भड़क जाता है। डथ ब्लेज, और वह शोलों में बदल जाता है, उसमें से ज्वालाएं और लपटें निकलने लगती हैं। कहने से आशय यह है कि जब आपके पास अंगीठी है और अंगीठी में कुछ ही ये मान लीजिए कि चिंगारियां बची हैं और आपके पास ये मान लीजिए कि ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो रही है और आपको लगता है कि अब आग नहीं जल पाएगी, आपको लगता है कि आप शोलों में नहीं बदल पाएंगे, आप वह ज्वाला नहीं बन पाएंगे जो संसार में एक इतिहास लिख दे, तो आप हो सकता है कि दम तोड़ दें। लेकिन आपको सुनना है, द फ्लेम स्टिड अप डथ ब्लेज, और वह आग जो सुप्त पड़ी रहती है जब तक उसे कुरेदा नहीं जाता, डथ ब्लेज, वह शोलों में नहीं बदलती। इट मीन्स जब किसी आग को कुरेदा जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, उसमें फूंक मारी जाती है, तो वह शोलों का रूप ले लेती है। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला? इस लाइन से हमें ये बात पता चली कि जब हमारे अंदर बिल्कुल बहुत कम थोड़ा सा जोश उत्साह रह गया हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अर्थात अगर हम पुनः प्रयास करना शुरू करें तो हमारे अंदर वैसे ही ऊर्जाओं के स्रोत जग जाएंगे जैसे कि बची कुची कुछ चिंगारियों को जब हम स्टीर अप करते हैं, कुरेदते हैं, फूंक मारते हैं, उद्वेलित करते हैं, इंसाइट करते हैं, तो वह शोलों का रूप ले लेती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल, वह शेर जिसे अपनी शक्ति का एहसास बिल्कुल नहीं होता, जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, जब ऑफ हर्ट स्ट्रक, उसको कष्ट पहुंचाया जाता है, उसके हर्ट को स्ट्रक किया जाता है, टीज किया जाता है। लायंस रेज, लायंस शेर की, रेज मीन्स रोअर, दहाड़। रिसाउंड्स द कॉल्स, द डेजर्ट एयर रिसाउंड, तो डेजर्ट एयर किसी भी प्रदेश की उस वातावरण को गुंजा देती है जो कि बिल्कुल शांत पड़ी हुई होती है। अर्थात जब शेर को कष्ट होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है और उसकी एक दहाड़ पूरे क्षेत्र के वातावरण को गुंजा देने में सक्षम होती है। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स पाए हैं और पहले एग्जाम्पल में कहा गया था कि वह पैटी एनिमल कहलाने वाला, तुच्छ प्राणी कहलाने वाला सांप जब उसको कष्ट होते हैं तो वह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने फन को फैलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और वह चिंगारियाँ जो बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, जब उन्हें स्थिर किया जाता है, उद्वेलित किया जाता है, छेड़ा जाता है, उन्हें उनकी परीक्षा होती है और उनको छेड़ा जाता है, उनको बार बार परेशान किया जाता है, तो वह शोलों का रूप ले लेती हैं। और वह शेर जिसे अपनी शक्ति का एहसास तक नहीं होता, जिसे अपनी शक्ति का आभास नहीं होता, वह जब उसको कष्ट होता है तो वह ऐसी दहाड़ लगाता है, ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करता है कि डेजर्ट एयर कि वह सारा शांत प्रदेश जो कि वीराने में से भरा होता है, वह अपने वजूद का एहसास करा देता है। अर्थात स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहने का तात्पर्य और आशय यह है कि जब भी विपत्ति आती है वह आपको आपकी बेस्ट एफर्ट्स कराने के लिए प्रेरित करती है और विश्वास कीजिए आप अपना बेहतर प्रदर्शन करते भी हैं। तो यहाँ पर जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और आपने पहली लाइन पढ़ी, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, की घायल सांप अपने फन को फैलाता है जब उसको कष्ट होता है, जब कोई उसे चोट मारता है, जब कोई उसे टीज़ करता है। अब आप इसको इस तरह से समझा करके अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे
कि कोई भी प्राणी चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन भय में और उस समय जब उसे यह लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय भी उसके पास एक विकल्प होता है कि वह अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करे। और ये देखने में आता है कि उस समय वह अपनी ऊर्जा का इतना अधिक यूज़ कर जाता है कि कोई उसका उदाहरण सामने नहीं बन पाता। वह सबसे बड़ा उदाहरण होता है और वह विजयी होता है। यही बात आग के लिए कही गई, फिर आप इसको समझा कर लिखेंगे, फिर हार्ट स्ट्रक लायंस रेज वाली बात आप लिखेंगे, आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। ये जो हार्ट स्ट्रक लायंस रेज है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर अगर हम देखें कि आपके ये बात कही गई है आपके हौसले के लिए, आपके उत्साह के लिए, तो यहाँ पर मेटाफर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, जो लायन की जो रेज है वो पूरे एयर को गुंजा देती है। उसी तरह से क्या होगा कि जब आपका उत्साह बढ़ेगा तो आप अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर हिडन मेटाफर है। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड स्टैंजा देखते हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डीलज स्ट्रेंथ। द क्लाउड, बादल, पुट्स फोर्थ, सामने रखते हैं, मीन्स डिस्प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डीलज, डीलज कहते हैं मूसलाधार बारिश को। डीलज स्टूडेंट्स कहते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन, यू कैन से हैवी डाउनपोर। द रेन दैट सडनली फॉल्स इन एन एरिया, जो अचानक से बादल फटना भी कह सकते हैं, तेज़ मूसलाधार बारिश कह सकते हैं, हैवी डाउनपोर कह सकते हैं। ये बादल वर्षा रूपी शक्ति का, स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रदर्शन कब करते हैं? बादल कभी भी अपने आप से तेज़ बारिश का प्रदर्शन नहीं करते। कब करते हैं? When lightning cleaves its breast, जब तक बिजलियाँ क्लीव्स नहीं चीर देती इट्स ब्रेस्ट, बादलों का सीना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बादल जो कि एक शक्तिशाली एलिमेंट है नेचर का, वे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस समय तक नहीं करते जब तक कि बिजलियाँ उनका सीना नहीं चीर देती। तो यहाँ पर हमने देखा कि शक्ति के प्रदर्शन के लिए जो दूसरे कारण यहाँ पर देखने में सामने आते हैं, तो हम देखते हैं कि वह संकट हैं, वह विपत्तियाँ हैं, वह एडवर्सिटीज़ हैं, वह एडवर्स टाइम हैं, वह टाइम ऑफ एग्ज़ाम है, वह हमारी ज़िंदगी की परीक्षा है, जो कि हमें ये साबित करने पर, ये अपने आप को सक्षम दिखाने पर मजबूर करती हैं और हम कर गुजरते हैं। पोएट यहाँ पर यह उदाहरण देते हुए कि बादल भी जब तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूसलाधार बारिश के रूप में नहीं करते जब तक कि बिजलियाँ उसका सीना नहीं चीर देती। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब बिजलियों ने बादल को परेशान किया, सीना चीरा, तो बादलों ने बताया कि उनके अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई थी, वह कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। अब सारी बातों का कॉन्क्लूजन इस स्टैंजा में कुछ इस तरह से निकलता है। पोएट बिल्कुल सही एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि मनुष्य भी, जो मनुष्य महान कहलाए हैं, व्हेन द सोल इज स्टिर्ड, जब तक कि आत्मा टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ। तो पहले मैं पिछला सेंटेंस पूरा कर लेता हूँ। वे मनुष्य जो महान कहलाए हैं, जब तक उनको परेशानियों ने बहुत परेशान नहीं कर दिया, जब तक वो महान नहीं बने। आइए देखते हैं कैसे। व्हेन द सोल इज स्टिर्ड, जब तक किसी की आत्मा को, स्टिर्ड मीन्स अंदर तक झकझोरा नहीं जाता, झंझोड़ा नहीं जाता, हिलाया नहीं जाता, उद्वेलित नहीं किया जाता, स्टिरअप नहीं किया जाता, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, गहराई तक, ग्रेट वंस, महान लोग, अनफोल्ड देयर बेस्ट, अपनी जो योग्यता हैं उनका बेस्ट नहीं दे पाते। इट मीन्स महान लोग अपनी बेस्ट कोशिश, अपनी बेहतरीन प्रयास उस समय कर पाए हैं। ये इतिहास गवाह है कि जब तक उनको किसी परेशानी ने एक अति तक हिलाकर नहीं रख दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर हम देखें कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे और स्वतंत्रता हमने हासिल नहीं की थी और हम विलासिता में, हम किसी भी प्रयास के बिना पड़े हुए थे,
जैसे जैसे हमारे कष्ट बढ़ते गए और हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और हम कुछ भी कर गुजरने के लिए जिस दिन तैयार हो गए स्टूडेंट्स, उसी दिन पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिल गई। तो ग्रेट वंस ने अपने आप को अनफोल्ड किया, अपने आप को खोल डाला, अपने आप को बंदिशों और चैनों से मुक्त कर दिया और उन्होंने जब बहुत कष्ट बढ़े तो ये साबित कर दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब कर सकते हैं ये पता चला तो उन्होंने कर दिया, और जब कर दिया तो हो गया क्या, भारत स्वतंत्र। तो ये जो विशेष बात है इतनी बड़ी स्वतंत्रता की, तो ये कब हुई, व्हेन द सोल वॉज स्टिर्ड, जब आत्माओं को उद्वेलित करना मिला, जब आत्माओं हिल गईं, झकझोर हो गईं, एंड दे डिड देयर बेस्ट, डेफिनेटली दे गॉट फ्रीडम। दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल एवर। ये इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो इतने सारे नेचर के एग्जाम्पल पोएट ने दिए हैं, पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बेशक जब तक कोई भी निसंदेह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जब तक कष्टों में नहीं आता तब तक वह मजबूत नहीं बनता है, और मजबूती के बिना बड़े कदम उठाना असंभव है, और ये बात प्रकृति से सिद्ध है। जब तक कष्ट आपको नहीं होता, जब तक आप मजबूत नहीं बनते, और जिस दिन आपके कष्ट की अति बढ़ जाती है और आप बिल्कुल कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस दिन आप एक महान व्यक्ति बनने की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति महान तब तक नहीं बना जब तक कि उसकी आत्मा ने एक विशेष स्तर पर अपनी बेहतर कोशिश ना की हो, और ऐसा जब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके कष्ट का जो लेवल है वो ना बढ़ गया हो। तो इस तरह से यहाँ पर पोएट ये डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, ये हमारे लिए की टू सक्सेस हैं, ये हमारे लिए सफलता की कुंजी हैं। हमें इनको पॉजिटिव लेना चाहिए और अपने जो एफर्ट्स हैं उसमें किसी भी तरह से परेशान न हो करके हमें एफर्ट्स करने चाहिए, और हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। यहाँ पर देखते हैं कि लाइटनिंग को हमने पर्सोनिफाई किया है, जो कि ब्रेस्ट को क्लीव कर रही हैं, चीर रही हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, और ब्रेस्ट किसकी है, ये क्लाउड्स की है, जो दोनों ही पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज ब्यूटीफुली। स्टूडेंट्स लैंग्वेज सिंपल है, और पोएट का जो स्टाइल है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, और ये म्यूज़िकल पोएम कही जाती है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले 2 स्टैंजास को अगले लेक्चर में देखते हैं। प्लीज़ इस पोएम को जारी रखने के लिए, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन को जारी रखने के लिए, और अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को जारी रखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे और चैनल और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।